नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट राफेल विमानों को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के जत्थे में 3 और राफेल लड़ाकू विमान शामिल होंगे। राफेल का अगला जत्था आज फ्रांस से भारत के लिए रवाना होगा। इससे पहले 21 अप्रैल को राफेल विमानों की 5वीं खेप फ्रांस से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत में लाई गई थी। नए विमानों के आने के बाद भारतीय बेड़े में राफेल फाइटर जेट्स की संख्या बढ़कर 23 हो जाएगी। दोनों देशों के बीच समझौते के बाद 5 राफेल विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई 2020 में भारत पहुंचा था। इन विमानों को पिछले साल 10 सितंबर को अंबाला में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 3 राफेल विमानों का दूसरा जत्था 3 नवंबर को भारत पहुंचा था, जबकि 27 जनवरी 2021 को 3 फाइटर जेट वायुसेना को मिले थे और उसके बाद 21 अप्रैल को राफेल विमान की 5वीं खेप भारत लाई गई थी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि डीआरडीओ को लेकर आ रही है। दरअसल अब डीआरडीओ एक क्लाइमेट लेबोरेटरी पर काम कर रहा है, जहां पर सभी तरह के वेपन्स का ट्रायल यानी कि हथियारों का परीक्षण किया जाएगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत एक डाइवर्स वेदर वाला देश है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मौसम व ऋतुएं हैं। ऐसे में हथियारों का परीक्षण हर मौसम में करना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि हथियारों का मैक्सिमम परफॉर्मेंस को प्राप्त किया जा सके। दुनिया भर के हथियार अपने सर्विस पीरियड में एक्सट्रीम लेवल से गुजरते हैं, ताकि मौसम संबंधी जो बाधाएं हैं वो हथियार की प्रणालियों को प्रभावित ना कर सके। अक्सर आपने देखा होगा कि समर ट्रायल, विंटर ट्रायल्स और हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स एक ही समय में एक ही हथियार सिस्टम के कई तरीके के ट्रायल आयोजित किए जाते हैं। फाइटर जेट्स, मिसाइल लॉन्चर, आर्टिलरी सिस्टम और मेन बैटल टैंक्स को साल में अलग अलग समय में कई ट्रायल से गुजरना पड़ता है, ताकि इसके डेवलपमेंटल ट्रायल को पूरा किया जा सके, जिसमें न केवल समय लगता है बल्कि पूरे हथियार सिस्टम को भी अलग अलग जगह पहुंचाना आसान काम नहीं होता। ट्रायल्स के लिए इन हथियारों को देश के अलग अलग कोनों में ले जाया जाता है, लेकिन अब जल्द ही ये अतीत की बात हो सकती है। भारत को जल्द ही ऐसी क्लाइमेटिक लेबोरेटरी मिल जाएगी, जिसका उपयोग भारत में आमतौर पर पाए जाने वाले सबसे गर्म, सबसे ठंडे और धूल भरे वातावरण में किसी भी मौसम की स्थिति के बारे में अनुकरण करने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। इस तरीके की सुविधा का इस्तेमाल हथियारों के परीक्षण के लिए तो नहीं किया जाएगा, बल्कि ये देखने के लिए किया जाएगा कि क्या हर सिस्टम जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स, बैटरी, ऑनबोर्ड कंप्यूटर और विभिन्न सेंसर्स अलग अलग ताम पर काम कर रहे हैं या नहीं। यानी कि हथियारों के ट्रायल के लिए खास करके उनके कंपोनेंट्स का ट्रायल किया जाएगा इस तरीके की लेबोरेटरी में, क्योंकि आपको मालूम है कि हथियार की रेंज भी परखी जाती है और अलग अलग स्थितियों में उसकी परिचालन क्षमता भी जांची जाती है, जो कि एक लेबोरेटरी में कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन क्लाइमेट को उसी हिसाब से एक लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जा सकता है, अलग अलग तरीके के क्लाइमेट को बनाकर, ताकि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनका परीक्षण किया जा सके। अगली अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में सपोर के नाथीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ अभी भी जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को घेर लिया और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। बुधवार रात मारे गए इन 2 आतंकवादियों में से एक की पहचान टॉप लश्कर कमांडर के रूप में हुई है, जो इस साल 29 मार्च को 2 पार्षदों की हत्या में शामिल था। वहीं दूसरे आतंकी की पहचान सोपोर में रहने वाले एक लोकल आतंकी के रूप में की गई है, जो हाल ही में आतंकवादी रैंकों में शामिल हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि इन दोनों में से एक आतंकी हमास उर्फ असरार उर्फ सरिया एक पाकिस्तानी नागरिक था, जो लश्कर तोयबा के लिए काम कर रहा था। अगली अपडेट चीन को लेकर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कई वर्षों के समझौते और समझ का उल्लंघन करते हुए चीन ने एलएसी के करीब या पीछे सेना के एक बड़े हिस्से को तैनात किया है। उन्होंने कहा कि रिश्ता बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम चीनियों के साथ बहुत ही क्लियर हैं कि सीमा और सीमा क्षेत्रों पर शांति हमारे देश के विकास के लिए आवश्यक है। जयशंकर ने कहा कि मुझे सीमाओं पर फ्रिक्शन यानी कि किसी भी तरीके का घर्षण, खून खराबा, डराना और फिर ये कहना कि अन्य डोमेन में अच्छे संबंध है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन ने कुछ क्षेत्र में प्रगति की है। साथ ही आगे उन्होंने बताया कि चीन के विदेश मंत्री के साथ बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा कि सबसे अच्छा तरीका आप मदद कर सकते हैं। चीन से सामान मंगवाने वाली हमारी कुछ कंपनियों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर गौर करना होगा। हमारी बातचीत के बाद चीजें तुरंत चली गई। अगली अपडेट अमेरिका को लेकर आ रही है। इस वक्त अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गैरसेटी को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस फैसले पर विचार कर रहे हैं। अगली अपडेट भारत और यूके को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने भारत ब्रिटेन संबंधों को एक व्यापक रणनीति के स्तर तक बढ़ाने के लिए रोड मैप 2030 का अनावरण किया और दोनों देशों के बीच एक संतुलित एफटीए पर बातचीत करने के लिए एक बढ़ाया व्यापार साझेदारी की घोषणा की, जिसे शुरुआती लाभ पहुंचाने के लिए अंतरिम व्यापार समझौता भी शामिल था। दोनों पक्षों ने
डिजिटल और टेक्नोलॉजी, दूरसंचार, ऊर्जा और दवाओं सहित क्षेत्र की एक लिस्ट में सहयोग करने के विस्तार के लिए 9 संधियों को शामिल किया है। इसके अलावा नवीनीकरण, बिजली और एक नई साझेदारी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देने में भी दोनों देश सहमत हुए हैं। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन भी समुद्री, आतंकवाद विरोधी और साइबर स्पेस डोमेन सहित अपने रक्षा और सुरक्षा कार्यों को काफी हद तक मजबूत करने में भी सहमत हुए हैं। इंडो पैसिफिक में ब्रिटेन का झुकाव के हिस्से के रूप में यूके ने इंडो पैसिफिक रीजन में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती की घोषणा की है। आपको बता दें कि इस मीटिंग के संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि लड़ाकू विमान, समुद्री प्रपल्जन सिस्टम और जटिल हथियारों सहित प्रमुख सैन्य टेक्नोलॉजी पर भारत ब्रिटेन के सहयोग के लिए एक नया युग है, जिसमें कि ज्वाइंट कोलैबोरेशन के साथ रक्षा और सुरक्षा क्षमताओं की अगली पीढ़ी को बनाना है। अगली अपडेट पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान की आदत आपको मालूम ही है कि कटोरा पकड़कर कहीं भी चले जाने की है, और ऐसे में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा प्रधानमंत्री इमरान खान की महत्वपूर्ण यात्रा से पहले सऊदी अरब पहुंचे हैं। उम्मीद है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 7 मई को रियाद का दौरा किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि बाजवा को सऊदी अरब के हाल ही में नियुक्त राजदूत लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर और सऊदी सैन्य अधिकारियों ने उनको रिसीव किया था। साथ ही जनरल बाजवा सऊदी के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व से मिलेंगे, जो कि पीएम खान के रियाद की निर्धारित यात्रा की तैयारी का हिस्सा प्रतीत होता है। बाजवा की यात्रा और खान की होने वाली यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि ये घटनाक्रम पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच संबंधों में सुधार का सुझाव देते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने लंबे समय तक रणनीतिक संबंधों का अच्छा गठजोड़ रहा है, जो हाल के वर्षों में खराब हो गया। अगली अपडेट चाइना और अर्जेंटीना को लेकर आ रही है। 2015 में लेटेस्ट डसॉल्ट मिराज 3 की रिटायरमेंट के बाद अर्जेंटीना वायुसेना अपने बेड़े में सुपरसोनिक फाइटर जेट्स को बाहर कर चुकी है। वहीं उन्होंने कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ बातचीत में FA-50 की खरीद के लिए बातचीत की, जो कि विफल रही। अर्जेंटीना को रूस से भी प्रस्ताव मिला, जिसमें कि MiG-35 शामिल है। वहीं चीन ने भी अर्जेंटीना को अपने फाइटर जेट की पेशकश की। इस मामले में अब चीन का JF-17 लड़ाकू विमान शामिल है, जो कि पाकिस्तान के साथ साझेदारी में निर्मित किया गया है, और इसका सबसे बड़ा ऑपरेटर भी पाकिस्तान है। चीन के अनुसार कम से कम 12 फाइटर्स की आपूर्ति के लिए वो अर्जेंटीना के साथ समझौता करने का इरादा रखती है। JF-17 के पास इंटरसेप्टर फाइटिंग मिशन को अंजाम देने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन है, और ये मैक 1.6 की गति तक पहुंच सकता है, और 1352 किलोमीटर का इसका कॉम्बैट रेडियस है। फाइटर जेट के पास 7 हार्ड पॉइंट्स हैं, जो इंफ्रारेड गाइडेड एयर टू एयर मिसाइलों से लेकर एयर टू सरफेस और एंटी-शिप हथियारों के साथ बम और कैनन भी इसमें लगी हुई है। वर्तमान में JF-17 पाकिस्तान में करीबन 138 की संख्या में है। म्यांमार ने 16 का ऑर्डर दिया है, और नाइजीरिया इसका इस्तेमाल करता है, जिसने 2021 में पहले 3 विमानों को प्राप्त किया था। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर ही आ रही है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी पहली बार जातीय तिब्बतियों के द्वारा बनाए गए विशेष सैन्य फॉर्मूले को बना रही है, और भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का मुकाबला करने के लिए उसने भर्ती अभियान शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि चीन की इस सेना में अधिकांश तिब्बती होंगे। ल्हासा में स्थित PLA के अधिकारी तिब्बत के पश्चिम में नागरी प्रांत में और विशेष तिब्बती सेना यूनिट के लिए भर्ती होने के लिए जांडा या फिर टासमाडा काउंटी के सीमावर्ती काउंटी में गए हैं। ये भर्ती रैली फरवरी में शुरू हो चुकी है और अभी तक जारी है। हालांकि यहाँ पर चीनी अधिकारियों को इस बात का भी डर है कि कहीं कोई चीनी विरोधी तिब्बती इस फोर्स में ना घुस जाए, इसीलिए उन लोगों की भी पहचान की जाएगी, यानी कि उनका फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि कहीं वो चीन के विरोध में तो नहीं खड़े हैं, क्योंकि चीन ने भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का लोहा माना है। उसको मालूम है कि इस फोर्स के साथ उसका लड़ना मुश्किल है, और ऐसे में वो अब तिब्बत के लोगों को और तिब्बत के जातीय समूह को अपनी सेना में शामिल करके उनकी एक नई यूनिट बना रहा है। यानी कि चीन का इरादा पक्का है कि वो भारत से लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यही नहीं, आपको बता दें कि चीन तिब्बती और नेपाली गोरखाओं दोनों को भर्ती करना चाहता है, लेकिन वो गोरखाओं को प्राप्त करने के लिए विफल रहा, क्योंकि ऐतिहासिक और भावनात्मक कारणों से वे भारतीय सेना से बंधे हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।